कर दीजिए कि वॉइस स्क्रीन ऑल ओके, देन वी विल स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन एविडेंस एक्ट को अभी थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि एमपी मोस्ट प्रोबेबली जो है एग्जाम ले सकता है जुडिशरी का एट द एंड ऑफ द फेब। सो गाइज वी विल स्टार्ट दिस इन सम स्पीडी फेज मैनर। सो आप बताते रहिए कि आपको इस टाइम कैसा ये लग रहा है कि भाई तेज तो नहीं है, ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, तो दैट विल ऑल बी डन विद योर कनकरेंस कि आपको वो चीज कैसी लग रही है। ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अभी तक आपने समझा था कि जो कन्फेशन और एडमिशन के बारे में, एडमिशन और कन्फेशन बहुत सिंपल सी चीज है कि हमने कहा था कन्फेशन इज अ स्पीसीज, सब स्पीसीज किसका है? एडमिशन का। और एडमिशन सब स्पीसीज किसका है? आपका एडमिशन सब स्पीसीज आपका स्टेटमेंट का। तो हमने एडमिशन के बारे में सेक्शन 17 से लेकर के 23 तक कंप्लीट समझा। इट्स अ बेसिक नॉर्मल प्रेजम्पशन की एडमिशन सिविल केसेस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडमिशन इंक्लूड्स द कन्फेशन इटसेल्फ। ऑल द कन्फेशंस आर द एडमिशंस बट ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। स्पोर्ट विद योर स्टेटमेंट्स एंड केस लॉज। देखिए जब इंडियन एविडेंस एक्ट की आप बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हो तो वहां से ऐसा फील जरूर होता है कि कहीं ना कहीं जो कन्फेशन है वो क्रिमिनल केसेस में होता है, लेकिन एडमिशन भी क्रिमिनल केसेस में होता है। देखिए जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मान लीजिए किसी ने किसी को पुलिस ने पकड़ा है मर्डर के चार्ज में कि भी एक रिवॉल्वर बरामद हुई है और ये गन जो है ये आपकी है। तो इंडिविजुअल वहां पे क्या कह रहा है कि यस दिस इज माई गन बट आई हैव नॉट डन एनी मर्डर, मैंने किसी को मारा नहीं है, गन जरूर मेरी है। देखिए आप यहाँ पे उसने इसकी स्टेटमेंट क्या है? एडमिट, ही इज एडमिटिंग समथिंग। बट जहां पे होल ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट एडमिटिंग, वो आपका कन्फेशन नहीं कहलाएगा। ये सेक्शन 21 में एडमिशन के तौर पे, सेक्शन 20 में एडमिशन के तौर पे उसके खिलाफ यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम सेक्शन 24 से 30 तक को कवर करने वाले हैं। कन्फेशन की एविडेंसरी वैल्यू को हमने पिछली बार समझ लिया था। आज हम दो चीजें यहां पे कवर करेंगे। एक आपका जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता है उसकी बात करेंगे। कन्फेशन की स्टेटमेंट जो डेफिनेशन है उसकी हमने पहले भी बात की थी कि जेम्स स्टीफन ने क्या कहा था? एन एडमिशन मेड एट एनी पॉइंट टाइम बाय ए पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फेरेंस दैट ही कमिटेड अ क्राइम इज अ कन्फेशन। ये कन्फेशन की डेफिनेशन होती है। कन्फेशन कितने तरह का होता है? हमने कहा था कि जी कन्फेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। जुडिशियल कन्फेशन बाय नेम इटसेल्फ द कन्फेशन व्हिच इज डन इन द कोर्ट प्रोसीडिंग, जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट में जो किया जाता है उसे जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किस में आ गया? जो कन्फेशन आप आउटसाइड द कोर्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी कन्फेशन जो आउटसाइड कोर्ट कर रहे हैं उसको कहा जाता है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। देखिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंसरी वैल्यू जो है वो जुडिशियल कन्फेशन से कम होती है। जैसे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन में भी हमने कहा था कि कहीं ना कहीं द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल, लेट इट बी कन्फेशन और एडमिशन, इट इज ऑलवेज एट द लोअर फुट देन द जुडिशियल वन। वाई? बिकॉज जहां पे आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात आती है वहां कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन की जरूरत होती है। फिर हमने एक केस डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा। कौन सा केस हमने डिस्कस किया था? हमने कहा था कि क्या कन्वर्सेशन जो आदमी खुद से करता है वो भी क्या कन्फेशन होती है? बिल्कुल कन्फेशन होती है। तो कैसा कन्फेशन होता है? वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। जैसे कि एक केस की हमने बात की थी, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ था कि मिस्टर साहू ने क्या किया? अपने लड़के की वाइफ को, यानी कि अपनी घर की बहू को जान से मार दिया और घर से निकलते हुए खुद से बड़बड़ा रहे थे, आई फिनिश्ड हर एंड नाउ आई एम फ्री फ्रॉम एनी डेली क्वेल्स। डेली झगड़ा होता था, सब झगड़ों का अंत कर दिया है। ये बात किसी थर्ड पर्सन ने सुनी। इस केस से दो चीजें सामने निकल कर आती है।
पहला क्या है कि आपको कभी भी एडमिशन डायरेक्ट किसी को करने की जरूरत नहीं है। कन्फेशन में कन्फेस करना जरूरी नहीं है कि आप किसे कन्फेस करें। इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात को कुछ नहीं कहता है। आप किसी को भी, चाहे आपने कन्फेस किया हो, लेकिन कन्फेशन अगर वॉलेंटरी है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी, आपके ऊपर कोई ड्यूरेस, प्रेशर, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, किसी भी तरह का कोई वहां पे इस टाइप का प्रेशर नहीं है, इट इज कंप्लीटली वॉलेंटरी, देन इट इज एडमिसिबल इन द एविडेंस। तो इस केस को दो तरह से याद रखना है। पहला तो भाई, क्या खुद में बड़बड़ाना, अपने आप से कहना भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। एंड डियर लीगल एस्पिरेंट्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देनी है आपको, कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को क्या बेयर थर्ड पार्टी, मान लीजिए मिस्टर साहू के पड़ोसी थे जगन्नाथ जी, कोई भी एक नाम ले लेते हैं, मिस्टर रोहित इनके पड़ोसी थे, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। अब मिस्टर रोहित ने क्या किया कि इस चीज को सुना कि मिस्टर साहू ने ऐसा कहा, तो क्या मिस्टर रोहित की स्टेटमेंट पे, पड़ोसी की स्टेटमेंट पे, आप जज हैं, आप मैजिस्ट्रेट है, क्या मिस्टर साहू को कन्विक्शन दे सकते हो? नो, ओनली द स्टेटमेंट गिवन बाय थर्ड पर्सन टू whom extrajudicial confession has been done, you cannot convict a accused। दो चीजें यहां पे आपको ध्यान देनी होती है। देखिए सिविल मैटर्स में क्या होता है, सिविल मैटर में जब किसी को पनिश करना होता है, तो यहां पे जो आपकी प्रिंसिपल फॉलो होती है, वो होती है प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, यानी कि संभावनाओं के ऊपर। लेकिन जब बात क्रिमिनल केस की होती है, तो वहां पे होता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ठीक है, तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट वहां पे होता है। रजनीश, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल द मिस्टर विकास थ्रेड्स टू स्टिच, आपको भी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सभी को, ऑल दी कॉलीग्स, थैंक्स थैंक्स रजनीश, रजनीश भाई की तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, अब नए साल में अपने जो जोश है ना, उसको हाई रखना है और कुछ कर दिखाना है। देखिए अभी उत्तराखंड में भी वैकेंसीज निकाल दी हैं, हालांकि वैकेंसीज काफी कम है, टोटल 13 वैकेंसीज है, और स्पेसिफिकली जनरल की बात करें तो सिर्फ उसमें से 11 वैकेंसी है, जिसमें से 3 वैकेंसी वहां की महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनके लिए रिजर्व है। यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स और महाराष्ट्र, उत्तराखंड के जो जेंट्स कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 8 सीट आती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जज बनना है उसके लिए तो एक ही सीट बहुत है, ओनली सिंगल वैकेंसी इज सफिशिएंट फॉर दैट पर्सन हु हैज द करेज टू बिकम जज बाय हिज ओन हार्ड वर्क। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप वैकेंसीज कम देख के इसमें बिल्कुल कोशिश करते रहे। ठीक है, अभी उत्तराखंड आ गया है, एमपी आ गया है, ठीक, ऑलरेडी यूपी का आने वाला है, दिल्ली जुडिशरी आने वाला है। देखिए इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जी फटाफट रिवीजन करा दो। अरे यार फटाफट रिवीजन तो करा देंगे, लेकिन उस रिवीजन से क्या होगा, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप चीजों को उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कम करेंगे लेकिन बहुत सॉलिड करेंगे, मेंस टाइप करेंगे। मेंस का प्रिपरेशन अगर आपने कर लिया तो उसमें आपका वो कवर हो ही जाता है। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र, हाँ रजनी सही बात है, महाराष्ट्र ने निकाला है, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा सा इशू ये है कि वहां पे इन लोगों ने एज लिमिट के लिए थोड़ा सा वो कर दिया और एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो वो एक फैक्टर है जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास के साथ। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में हमने कहा था एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स के बारे में। कन्फेशन की में दोनों चीजों में आपको डाउट नहीं होगा, इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 का केस है। पाकला नारायण जो प्रीवी काउंसिल का डिसीजन था, और पाकला नारायण के डिसीजन को ही पलविंदर कौर में रखा गया था। पलविंदर कौर के केस में, जो अपने मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, उन्होंने अपने हस्बैंड की बॉडी को किसी एक्यूज के साथ मिलके कहां पे, एक कुएं में फेंक दिया था। बाद में इन्होंने क्या जो स्टेटमेंट दी वो सेल्फ इनकल्पेटरी भी थी और एक्सकल्पेटरी भी थी। तो इंडियन लॉ में, इंग्लिश कॉमन लॉ में क्या है, एक्सकल्पेटरी को छोड़ के इनकल्पेटरी कन्फेशन को एडमिशन किया जा सकता है, लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 24 को।
24 से 30 आज खत्म कर देंगे और कल हम अपना डाइंग डिक्लेरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके बता दे मुझे। कहीं पे अगर कोई वॉइस इशू आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट। ठीक है, अब सेक्शन 24 अपना बेयर एक्ट खोल लीजिए। बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 24 में देखिए, सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट बताता हूं आपको, फिर हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे सो दैट की चीजें आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखिए, अगर आप इंग्रेडिएंट की बात करें, सेक्शन 24 कहता है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस। जनरली इसको कैंडिडेट याद रखते हैं कि 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ रजनीश, टाइमिंग का क्या इशू है बताइए, क्या करें टाइमिंग का? आप सब लोग ना, टाइमिंग अगर आपको लग रहा है कि टाइमिंग सही नहीं है, 7:30 से 8:30 कर दिया था, फिर भी देखिए टाइमिंग मस्ट बी एज पर योर कन्वीनियंस ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी को अगर टाइमिंग में कुछ चेंज चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जो मेजोरिटी चाहेगी हम उसी हिसाब से टाइमिंग चेंज कर देंगे। हमें 1 से 1.5 घंटा डेली क्लास करनी है, टाइमिंग एज पर यू रहेगी। अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो जैसे रजनीश ने कमेंट किया है, बाकी आप लोग भी जितने विकास है यहाँ पे, ठीक है, थ्रेड टू स्टिच है, नाम पता नहीं कैसा, भी नाम थोड़ा सा सही रखो, चलिए कोई हो सकता है। ठीक है, तो इसमें टाइमिंग का मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, या तो टेलीग्राम पे मैं एक पोल क्रिएट कर देता हूं आज 7 और 9। ओके रजनीश, मैं एक ना टेलीग्राम पे पोल क्रिएट कर दूंगा आज, तो जैसा पोल में सब लोग मेजोरिटी बताएंगे वैसा वहां पे हम कर लेंगे। और यार सब लोग ना इसको शेयर किया करो, देखो बहुत कम स्टूडेंट्स डेली यहाँ पे रहते हैं। अगर आपको एक्चुअल में लगता है कि क्लासेस बेनिफिशियल है, देन प्लीज आप अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 24 के पहले इंग्रेडिएंट को समझिए। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जहां पे रहेगा उसे हम कन्फेशन नहीं मानेंगे। ये एक इसकी अगर आप वन टाइम स्टडी करते हैं तो आपको यही चीज लगती है। अब सेक्शन 24 क्या कह रहा है कि कन्फेशन जो मेड बाय ए पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ सम ऑफेंस, अगर कोई एक्यूज्ड है और उसने कन्फेशन किया है तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा अगर वो कन्फेशन इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, प्रॉमिस से आया है। एंड सच इंस्टेंसेस हैव प्रोसीडेड फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। इस लाइन को हाईलाइट कर लें, इस लाइन को हाईलाइट कर ले, एंड से आगे सच इंस्टेंसेस हैव बीन प्रोसीडेड फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, इसको अलग कलर से हाईलाइट कर ले, लाइक पुलिस, मैजिस्ट्रेट, कोर्ट एटसेट्रा। यानी कि ये पर्सन इन अथॉरिटी आपको बता रहा है। द अदर कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन इज दैट इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस should be in reference to charge of any offense, and all such inducement, threat or promise should give benefit of temporal nature। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको समझिए, इसके आप ना इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कन्फेशन है ये किसी एक्यूज्ड पर्सन ने किसको किया हो, पर्सन इन अथॉरिटी को किया हो। सबसे पहली कंडीशन बता रहा हूं आपको, पर्सन इन अथॉरिटी, कन्फेशन मस्ट हैव बीन मेड बाय द एक्यूज्ड टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि वहां पे कोर्ट को यह अपीयर होना चाहिए कि जो कन्फेशन किया गया है वो कन्फेशन ऑब्टेन किया गया है या उसको जबरदस्ती कन्फेस कराया गया है। किस वजह से? इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस। और ये तीनों चीजें किसने दी है? पर्सन इन अथॉरिटी ने दी है। किसी पर्सन इन अथॉरिटी ने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस यूज करके उस कन्फेशन को वहां पे लिया है। थर्ड कंडीशन यहां पे क्या आती है कि जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है दैट मस्ट हैव रेफरेंस टू दी, किस रेफरेंस में होनी चाहिए? जो उसके ऊपर चार्ज लगा है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये चीज कहां से लेकर के आती है? देखिए, द पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ सम ऑफेंस, तो ऊपर से सेकंड लाइन है। आज थोड़ा सा नोट पैड काम नहीं कर पा रहा है, हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आज की क्लास में राइटिंग आपको नहीं दिख पाएगी। ठीक है, सो प्लीज इतना थोड़ा सा समझने की आज कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 24 में 3 कंडीशन आपने नोट कर ली। पहली क्या है कि कन्फेशन जो है वो किसको किया गया हो? पर्सन इन अथॉरिटी को। दूसरी कंडीशन क्या है? पर्सन इन अथॉरिटी ने वो कन्फेशन कैसे लिया हो? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के द्वारा। और वो जो इंड्यूसमेंट और थ्रेट और प्रॉमिस है वो उस ऑफेंस के रेफरेंस में होनी चाहिए जिसके उसके ऊपर चार्ज लगा है।
पुलिस ने पकड़ा किसी को चोरी के लिए, ठीक है, उससे भी कन्फेशन ले लिया। कन्फेशन लेने के बाद अब वो कन्फेस क्या कर रहा है कि जी मैंने तो ना शादी की थी किसी दूसरे लड़के, मैंने 2 शादियां कर रखी हैं। अब भैया ऑफेंस है चोरी का, बाईगैमी का कन्फेशन ले रहे हो, रिलीवेंट वाली बात ही नहीं, तो वो सेक्शन 24 में नहीं आएगा। ये इररिलेवेंसी की बात कह रहा है, ठीक है, नेगेटिव चीज यहां पे बता रहा है। और फोर्थ कंडीशन यहां पे लिखिए, द इंड्यूसमेंट एटसेट्रा मस्ट बी सच दैट इट वुड अपीयर टू द कोर्ट। और कोर्ट को जहां पे ये लगा ना कि भाई जब कन्फेशन इससे लिया जा रहा था, जब ये कन्फेशन दे रहा था, ठीक है, उस टाइम के ऊपर जो है इसके ऊपर ये सारी चीजों का लिए वो एक टेम्परल नेचर की थी, ठीक है। टेम्परल नेचर मींस व्हाट, कि मान लीजिए उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग है उसको वहां पे फंसाया जा रहा है, ठीक है। इट शुड गिव बेनिफिट ऑफ टेम्परल नेचर। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट केस ला लिख लीजिए इसके ऊपर। आज कुछ चीजें आपको मैं डिक्टेट करूंगा वो आपको लिखनी होंगी। यहां तक देखिए, इसके इंटरप्रिटेशन में अगर कोई डाउट है तो बताइए। इंटरप्रिटेशन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, अदरवाइज थम्स अप कीजिए तो ताकि हम आगे चलें। चलिए, आई होप सबको क्लियर हो ही गया होगा। अब केस नोट कीजिए यहां पे, प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1963 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा गया, इस केस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है कन्फेशन को लेके। ये एमसीक्यू में केस भी पूछा जा सकता है। जो केस लो मैं आपको नोट कराता हूं, ये एमसीक्यू में कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई देखिए, इस बात को कोर्ट को देखना है कि अगर कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है, ठीक है, तो वहां पे वो जो कन्फेशन है उसको रिलीवेंट नहीं माना जाएगा। और वो जो उस पर दिया गया है इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, दैट मस्ट बी फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। अब पर्सन इन अथॉरिटी क्या है, देखिए बता रहा है, पुलिस हो सकती है, मैजिस्ट्रेट हो सकता है, कोर्ट हो सकता है, ये सब क्या है, पर्सन इन अथॉरिटी यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या यहां पे इंपॉर्टेंट है कि इंड्यूसमेंट एटसेट्रा जो भी आप ये दे रहे हैं, थ्रेट और प्रॉमिस, ये इन द रेफरेंस ऑफ चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 24 आपको क्लियर हो गया होगा। 2 केस में मैं आपको और बता रहा हूं, वो यहां पे नोट कर लीजिए। एक यहां पे है भागवती चरण वर्सेस इंपरर, 1933 का केस है कैलकाटा का। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1977 का केस है, ठीक है। जहां पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कन्फेशन लिया था और बाद में उसको क्या प्रूव किया गया था कि वो उसमें सेक्शन 24 से वो इररिलेवेंट हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 देखिए भाई साहब की साइड में गन देके आप समझ गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं पुलिस वाले हैं, यानी कि कन्फेशन टू दी पुलिस। पुलिस वाला इसे जबरदस्ती पूछताछ कर रहा है। और अगर कन्फेशन टू पुलिस होगा तो वहां पे क्या होगा, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कोज्ड, अरे हम सेक्शन 28 आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल हम सेक्शन 28 पढ़ेंगे, 25 नहीं। 24 के साथ 28 को पढ़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा स्लाइड में आगे पीछे हो गए थे। सेक्शन 20 और 28 को क्यों पढ़ना चाहिए कि 24 कहता है कि वो रिलीवेंट नहीं होगा, 28 वहीं पे कह रहा है कि वो रिलीवेंट हो जाएगा अगर वहां पे आपका जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है वो वहां पे हट जाता है। तो यानी कि अगर कोई भी कन्फेशन जो सेक्शन 24 में आपने इररिलेवेंट माना था, अब वो इंड्यूसमेंट का, थ्रेट का और प्रॉमिस का, वहां से अब थ्रेट का है वो भी खत्म हो गई है बात। या थ्रेट कैसे, मान ली जब तक वो पुलिस के पास था, पुलिस के डर से, थ्रेट से वो वहां पे कन्फेशन देगा, लेकिन जब वो कोर्ट में आ जाता है और मैजिस्ट्रेट साहब के सामने होता है, जैसे 164 की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे तो फ्री है भाई। अब आप बिल्कुल फ्री हो, आप किसी थ्रेट में नहीं हो, तो जज साहब बोलेंगे कि अब तुमने कन्फेशन जो किया है भाई अब तो बताओ सही सच, तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई थ्रेट नहीं है। और जब वो थ्रेट हट जाती है तो वहां पे क्या है, हैज बीन फुल्ली रिमूव्ड, पूरी तरह से उनका कोई इंपैक्ट नहीं रहता है, तब वो कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 25 को, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। जनरली पुलिस की इमेज ये मानी जाती है, हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है, कि पुलिस जो है बाई फोर्स कन्फेशन लेती है।
वो आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी जगह से शेर को ढूंढना था, मिल नहीं रहा था, तो वहां पे हरियाणा की पुलिस को एक काम दिया गया। अब सारे कंट्री जब फेल होगी तो हरियाणा वालों को बुलाया गया कि तुम भी ढूंढो भाई। तो जब जंगल में चले गए 3-4 दिन तक, वापस नहीं आए। 3-4 दिन के बाद जब अंदर गए तो देखा एक भैंसे को उन्होंने उल्टा लटका रखा है और उसकी खूब लठों से पिटाई कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि भाई बोल, तू शेर है। और वो बेचारा भैंसा कह रहा है कि हाँ जी मैं शेर हूं। तो इस तरह से पुलिस जो है कन्फेशन ले लेती है। सो ऑल द जॉक्स अपार्ट, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर जो है, कोर्ट जनरली ये मानता है कि पुलिस अपनी पावर को कभी कभी मिसयूज कर लेती है। तो अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को, अगर कोई वहां पे किसी एक्यूज ने कन्फेशन किया है, आपको ध्यान होगा सीआरपीसी में जो 161 के जो बयान होते हैं, 161 की जो स्टेटमेंट होती है जो आईओ को की जाती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उनकी जो एविडेंस वैल्यू है कोर्ट कुछ नहीं मानता है जब तक कि वो डाइंग डिक्लेरेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। ओनली एक ही एक्सेप्शन है उसका, अदरवाइज उसको रिलीवेंट नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस, भाई जो पुलिस ने कहलवाया है, कोई भी इंडिविजुअल पुलिस के डर से वहां पे कन्फेशन दे देता है। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पुलिस जो करती है किसी को, अब टॉर्चर के डर से, फिजिकल पेन के डर से, मेंटल टॉर्चर के डर से कोई भी वहां पे कर लेता है। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शन भी हुआ करती थी पहले, जो हालांकि अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। टाडा में जिसमें संजय दत्त फंसा था, टाडा का जो हमारा टेररिस्ट एंड आपका डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज एक्ट जो था उसके तहत, और एक पोटा लगता था पहले, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, वहां पे इसको रिलीवेंट माना जाता था। हालांकि वो दोनों एक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब पुलिस वाले का एक चीज बताइए मुझे कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर जो है वो सिविल ड्रेस में है, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? या फिर पुलिस वाले ने उसको किसी दूसरे तरीके से कन्फेशन वहां पे लिया है, लेकिन भाई उस किसी भी हालत में लिया हो, यहां पे अगर कस्टम ऑफिसर्स को छोड़ दें तो बाकी मैक्सिमम को पुलिस की कैटेगरी में लिया जाता है। हालांकि अगर आप एनडीपीएस एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो एनडीपीएस एक्ट में कई सारे कोर्ट्स का कंफ्यूजन है। यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक डिसीजन के अकॉर्डिंग उसको पुलिस माना जाता है, और आपका हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है उसके हिसाब से उनको पुलिस नहीं माना जाता है। तो ये थोड़ा सा हाई कोर्ट्स का इसमें एक डिस्प्यूटेड वो है। अदरवाइज पुलिस को दिया गया कन्फेशन जो है यहां पे नहीं माना जाता है, बिकॉज द कन्फेशन जो ऑब्टेन किया उन्होंने वो आपका नेचुरली अनरिलायबल है। ठीक है, क्योंकि वहां पे वॉलेंटरी नेचर का हो ही नहीं सकता। और बेसिक टेस्ट ही क्या है? बेसिक टेस्ट ही ये है कि वो वॉलेंटरी होना चाहिए, अदरवाइज उसको पुलिस नहीं मानेगी। अब एक चीज बताइए, जो कन्फेशनल एफआईआर होती है, मान लीजिए कोई बंदा जाता है पुलिस स्टेशन में और वो कहता है कि जी मैंने मर्डर कर दिया है, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। अब एफआईआर जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 154 सीआरपीसी, उसके हिसाब से क्या है? द पर्सन हु इज गिविंग द इंफॉर्मेशन एट द फर्स्ट टाइम who want to bring the criminal line to motion is the informant and the information given by him is a first information report. FIR हालांकि कहीं डिफाइन नहीं है सीआरपीसी में। तो भाई जितना आगे पहली बार कन्फेस किया है तो वो क्या होगी? वो वहां पे FIR हो जाती है। ठीक है, तो वो FIR क्या यहां पे रिलीवेंट होगी? कन्फेशनल एफआईआर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि कन्फेशनल एफआईआर को अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में, आप वकील हैं, तो कहां पे उसको रिलेवेंट बनाएंगे? देखिए सबसे पहली चीज तो है कन्फेशन उसने आके किया और उसने क्या कहा पुलिस वाले को कि जी मैंने मार दिया। पुलिस वाला बोला कैसे मारा? चाकू से मारा। चाकू कहां है? घर के पीछे है। चलो लेके गए, वो वहां से चाकू निकाला, चाकू मिल गया। ये सेक्शन 27 में जितना पार्ट, जितनी प्रॉपर्टी वहां पे रिट्रीव हुई है, खाली उतना रिलीवेंट होगा, अदरवाइज रिलीवेंट नहीं होगा। कन्फेशनल एफआईआर को भी कन्फेशन टू पुलिस अफसर माना गया है और वो रिलीवेंट नहीं होगी, लेकिन उसको रिलीवेंट तो बनाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं ना कहीं। जी हां, उसको बनाया जा सकता है सेक्शन 8 में कंडक्ट के तौर पे। ठीक है, उसका जितना भी है जो एफआईआर है, कन्फेशनल एफआईआर, उसको कंडक्ट के तौर पे अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट
रिलेवेंट माना जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फेशनल एफआईआर वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब बात मानी जाती, पूछा जाता है कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एनडीपीएस एक्ट में कंफ्यूजन है, कस्टम ऑफिसर्स को माना नहीं जाता है। ठीक है, क्या जो हम नॉर्मल पुलिस देखते हैं, आपकी स्टेट पुलिस होती है, हरियाणा पुलिस है, बिहार पुलिस है, एमपी पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, ठीक है, आमची मुंबई, वही आपका महाराष्ट्र में तो सिंघम आया था, तो क्या सिंघम ही पुलिस है कि और भी कोई पुलिस हो सकता है? देखिए, यहां पे जो रेगुलर पुलिस फोर्स है वही लोग नहीं है। इसके अलावा देख लीजिएगा आपका जो होम गार्ड है, इवन मैं आपको बता दूं विलेज हेडमैन है, ठीक है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, इन सबको पुलिस की कैटेगरी में लिया गया है। यानी जो कोई भी वहां पे क्या कर सकता है, आपका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसे पुलिस में माना गया है। अब यहां पे केस नोट कीजिए, स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस सुनील, 2001 का ये केस है। आई थिंक हम में से भी कोई एक सुनील ज्वाइन शायद किया, नहीं किया उन्होंने, सबमिट करते तो हैं, हो सकता नहीं होंगे आज। चलिए, तो ये इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पे कही। उन्होंने कहा था कि पुलिस जो है वो हमेशा ही ट्रस्ट नहीं किया जा सकता पुलिस के द्वारा लिए गए कन्फेशन के ऊपर। तो यहां पे कोर्ट ने क्या कहा कि एक्यूज्ड को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई ऐसे मटेरियल मिल जाते हैं, कॉर्पोरेटिव एविडेंस मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जितने मटेरियल आपको रिट्रीव होंगे, मान लीजिए उसके भी कन्फेशन से बहुत सारी चीजें प्रूव हो रही है कॉर्पोरेशन से, तो जितना मटेरियल ऑब्जेक्ट जो मिलेगा, रियल एविडेंस जो मिलेगा, उतना पार्ट यहां पे उसका क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 25 था। उसके बाद चलते हैं अपने सेक्शन 26 के ऊपर। अब सुशांत मर्डर केस में मैडम को पकड़ा गया था, ठीक है, अच्छे से आप इनको सब जानते ही होंगे, मुझे नाम बताने की जरूरत है नहीं, आजकल सोशल मीडिया पे नाम बताना भी नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है, बट आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए। कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, अभी मैंने एनडीपीएस एक्ट का नाम लिया था, तो वहां आपको देखिए आपके माइंड में एनडीपीएस एक्ट आते ही, ठीक है, आपको शाहरुख खान याद आया होगा, आर्यन खान याद आया होगा। जिस टाइप की जो भी न्यूज आती है ना, तो सबसे पहली बात, तो कभी भी न्यूज को जो पढ़ते हैं ना, तो आपको अनबायस्ड होकर पढ़ना है। एक लीगल फर्टिलिटी के मेंबर को, लीगल स्टूडेंट को हमेशा ही अनबायस्ड होना चाहिए। उसे हर चीज को पॉइंट ऑफ लॉ से जज करना है। जो डिबेट होती है, नॉर्मली आपने डिबेट देखा होगा, भाई किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई, उस तरह से नहीं होना चाहिए। चलिए, सेक्शन 26 क्या कहता है कि भाई पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन, नो कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन वाइल्स इन पुलिस कस्टडी, किसी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में, अनलेस टू बी मेड इन दी प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, जब तक वहां मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट ना हो। ये क्वेश्चन दिल्ली जुडिशरी में पहले पूछा जा चुका है कि अगर वहां पे पुलिस वाला भी प्रेजेंट है और मैजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, अगर तब कोई वहां पे कन्फेशन करता है, तो उसका क्या रिलेवेंसी एविडेंसी वैल्यू क्या होगी, क्या वो रिलीवेंट होगा, इररिलेवेंट होगा? तो भैया उसको माना जाएगा रिलीवेंट, अनलेस it be made in the immediate presence of magistrate shall be proved as against such person। भाई अगर मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में है तो माना जाएगा यहां पे। ठीक है, अब यहां पे कस्टडी से क्या मतलब है? आप जो 167 में पढ़ते हो, जुडिशियल कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी होती है। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी जो पुलिस में रखे उसे कस्टडी मानेंगे या किसे कस्टडी माना जाएगा? देखिए, यहां पे कस्टडी का मतलब पहली बात तो फॉर्मल कस्टडी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन रखता है कि जब पुलिस के पास किसी ने कन्फेशन किया है तो वो बिल्कुल भी वॉलेंटरी नहीं हो सकता। ठीक है, दैट कन्फेशन इज ब्लेमिश। ओके, तो यहां पे कस्टडी का मतलब क्या है? कस्टडी का मतलब किसी भी पुलिस वाले के इन्फ्लुएंस में रहने का। मान लीजिए किसी पुलिस वाले के पास कोई व्यक्ति आता है पुलिस स्टेशन में, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, अभी फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया गया है, तो भी वो पुलिस कस्टडी में माना जाएगा। पुलिस के भले ही उसने वहां पे उसे फॉर्मल कस्टडी में नहीं लिया गया हो। ठीक है, अब एक बड़ा अच्छा केस है यहां पे,
देखिए जो केस लॉ मैं आपको जितने बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं ऐसे केस लॉ जो पहले पूछे गए हैं। स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005 का ये केस है, ये पहले एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहां पे कहा गया था कि जो स्टेटमेंट मेड टू टीवी एंड प्रेस रिपोर्टर्स बाय द एक्यूज्ड पर्सन इन दी प्रेजेंस ऑफ पुलिस। देखिए समझिए इस चीज को, आपने देखा होगा बहुत बार ना, एक्यूज पुलिस को, टीवी को, मीडिया को कोई स्टेटमेंट देता है और पुलिस तो वहां प्रेजेंट है और वो पुलिस कस्टडी में भी है, कोर्ट से बाहर निकला, माइक लगा दिया उसके सामने, तो वहां पे क्या है, उनको इनएडमिसिबल माना था। क्या माना गया था? इनएडमिसिबल माना गया था। ठीक है, ये केस रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समय लगे तो इसको पढ़ना भी है। अब दूसरी चीज हमने यहां पे कह दी कि प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट अगर है तो क्या होगा, यानी कि दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 26 के नीचे लिख लीजिए। एक्सेप्शन, कई बार एक्सेप्शन अलग से नहीं दी होती है, सेक्शन के अंदर होती है, आपको निकालना होता है, उसे नीचे रेड पेन से एक्सेप्शन लिखे और सामने लिख ले इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो मैंने बोल्ड यहां पे किया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। सेक्शन 26 क्लियर? तो प्लीज थम्स अप कर देगा क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं। चलिए अभी हम आते हैं अपने सेक्शन 27 पे कि भाई कितनी इंफॉर्मेशन जो एक्यूज से ली। आपने 24 में कह दिया कि जी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होगा पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा, नहीं रिलीवेंट मानेंगे। ठीक है जी। 25 में आपने कह दिया कि जी पुलिस को दिया गया कन्फेशन, नहीं मानेंगे। 26 में कह दिया कि पुलिस कस्टडी में तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपने प्रेस मीडिया को पुलिस की प्रेजेंस में कुछ कहा, उसको भी नहीं मानेंगे हम, इनएडमिसिबल होगा। नवजोत सिंह वाले केस में ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब रजनीश भाई ने थम्स अप कर दिया है, आई होप इनको क्लियर हो गया है। चलिए सेक्शन 27 फिर क्या कह रहा है कि ठीक है यार, कितनी इंफॉर्मेशन को मानेंगे। जैसे हमने कन्फेशनल एफआईआर में अभी भी डिस्कस किया था, उसने आके कहा कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है। एसएचओ साहब ने वहां पे क्या कहा कि ठीक है यार, कर दिया, किससे किया? बोला जी चाकू से किया। चाकू कहां? घर के पीछे छिपा है, चलो दिखाओ। वहां पे खुदाई हुई, निकला चाकू, फोरेंसिक लैब भेजा गया, उसके बाद पता लगा कि वही चाकू है। अब वो स्टेटमेंट पहुंचती है मैजिस्ट्रेट के सामने। ड्यूरिंग ट्रायल मैजिस्ट्रेट कितनी बात पे भरोसा करेगा? चाकू तो मिला, चाकू तो मिला है। देखिए अगर लॉजिक, हमने रिलेवेंसी को कहां पे डिवाइड किया था, एक लॉजिकल रिलेवेंसी होती है, एक लीगल रिलेवेंसी होती है। ये लॉजिकल रिलेवेंसी है, बंदे ने आके खुद से कहा कि मैंने मार दिया। कैसे मारा? चाकू से मारा, चाकू है, ये चाकू मिल गया। फोरेंसिक लैब कह रही है इसी चाकू से मर्डर हुआ है, ब्लड वही विक्टिम का ही है वहां पे, तो लॉजिकली सब चीज प्रूव हो गई। लेकिन लीगल रिलेवेंसी यहां पे थोड़ी सी टांग अड़ाती है और बोलते हैं कि ना 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 ना, इतनी बातें नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज द क्रिमिनल मस्ट बी कन्विक्टेड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की एक चीज यहां पे आ गई है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है यार, इसमें से पूरी को नहीं मान रहे तो क्या नहीं मानोगे? बोलो जी हमारा सेक्शन 25 कहता है कि पुलिस को दिया गया नहीं मानना है, 26 कहता है पुलिस कस्टडी वाला भी नहीं मानना है, लेकिन यार चाकू तो मिला है, इसको आप कैसे मना कर सकते हो? तो उसके लिए जेम्स स्टीफन ने क्या किया? सेक्शन 27 डाल दिया। अब सेक्शन 27 क्या कहता है? 27 कह रहा है कि जितनी प्रॉपर्टी मिल गई ना भाई, उतने पार्ट को हम मान लेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। चलिए डायरेक्ट जल्दी से पढ़िए अच्छे से। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड as to discovered in consequences of information received from a person accused of any offense, किसी भी अपराधी से, जिसने कोई अपराध किया है, ऐसे अपराधी से जो इंफॉर्मेशन मिली और इंफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेज में, ठीक है, जो फैक्ट क्या हुए, डिस्कवर्ड हुए हैं इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाले कस्टडी में है, so much information whether it amounts to a confession or not, चाहे वो कन्फेशन हो या नहीं हो, वो जो है यहां पे relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved। जो फैक्ट यहां पे डिस्कवर हुए हैं, आप कहेंगे जी फैक्ट कहां है? हमें तो गन मिली है, चाकू मिला, फैक्ट कहां से हो गया? बिल्कुल हो गया। कैसा हो गया? फिजिकल फैक्ट हो गया। हमने फैक्ट को कैसे याद किया था सेक्शन 3 में? फैक्ट इज जस्ट लाइक नाउन
जैसे ना आपके मास्टर जी, जो अंग्रेजी के मास्टर जी थे, वो क्या समझाते थे कि पहले 6th क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होती थी। आजकल तो नर्सरी से भी पहले ही चल जाता है, बच्चा जब पेट में होता है तभी सिखाना शुरू कर देते हैं। तब टीचर क्या सिखाता था, अंग्रेजी का जो मास्टर होता था वो कैसे कहता था कि जो तुम्हें दिख रहा वो नाउन है। तो भैया जो तुम्हें दिख रहा वो फैक्ट है। नाउन का ही एक भाई है फैक्ट, जो कुंभ के मेले में उससे बिछड़ गया था। तो फैक्ट क्या होते हैं? टेंजिबल, इनटेंजिबल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, यही आपने वहां पे पढ़ा था। तो इट इज ए फिजिकल फैक्ट। चलिए यहीं पे एक और चीज रिवाइज करते हैं कि जो आपको मिला है वो आपका कैसा एविडेंस है। चाकू मिला, गन मिली, हथियार मिला, कुल्हाड़ी मिली, वो कौन सा एविडेंस है? दैट इज रियल एविडेंस। चाहे वो पार्ट कन्फेशन है या नहीं है, पर पुलिस की कस्टडी में दिया गए बयान में जितनी प्रॉपर्टी रिसीव हो गई है, जी यहाँ पे ये चीज है, और वो चीज वहां जाने के बाद मिल जाती है। दृश्यम में क्या होता है? कन्फेशन लिया जाता है, बॉडी कहाँ है? बच्ची से। ठीक है, बच्ची को क्या नाम है यार उसका, जो बच्ची को डरा के उससे पूछता है ना दृश्यम में, मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रहा हूं। तो क्या लड़की लास्ट में क्या करती है? बच्ची कन्फेस कर देती है कि हाँ, उस लड़के को हम ही ने मारा है और अपने घर के पीछे हमने उसको बॉडी को दबा दिया है। अब वो जल्दी से अपनी आईपीएस ऑफिसर के साथ दौड़ के वहां जाते हैं और वहां पे खुदाई की जाती है। तो आपको ध्यान होगा, खुदाई के बाद वहां पे कुत्ते की जो है डेड बॉडी मिलती है, एक डॉग मिलता है मरा हुआ, उसको निकाला जाता है, बॉडी सड़ चुकी थी। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जो लड़की ने कन्फेस किया कि वहां पे बॉडी है, वहां पे बॉडी नहीं मिली, तो उसको रिलीवेंट नहीं मानेंगे। अगर वहां पे बॉडी मिल जाती तो बॉडी मिली है, उसकी स्टेटमेंट से खाली उतना पार्ट यहाँ पे रिलीवेंट हो जाता। बॉलीवुड भी आपको बहुत सारा लॉ सिखा देता है। ठीक है, तो सेक्शन 27 यहाँ पे आपका, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेक्शन 27 में किसी को कोई डाउट है? सेक्शन 27 आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड बाय पुलिस मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द केस लॉज। ऐसे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। केस लॉ इसके लिए नोट कर लीजिए, सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1992। ठीक है, यहां पे कहा गया था कि जो भी अंडर सेक्शन 27 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, दीज आर नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट द पर्सन अदर देन द मेकर ऑफ स्टेटमेंट। ये एक चीज और यहाँ पे ध्यान देखिए, केस लॉ ने कितनी बढ़िया बात की है। मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि द स्टेटमेंट्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27 आर नॉट एडमिसिबल। ये कह रहा है कि सेक्शन 27 में जो एडमिसिबल होना चाहिए वो एडमिसिबल नहीं है। बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना, अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए जो ये येलो टी शर्ट में भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने कोई चीज यहाँ पे कन्फेस की और इन्होंने कहा कि जो गन है वो वहां पे झोपड़ी के पीछे छिपी हुई है, काली पहाड़ी के पीछे। काली पहाड़ी के पीछे ये गन मिल गई। ये चीज सिर्फ इनके लिए वैलिड होगी या मेरे लिए भी होगी? ये मेरे लिए एडमिसिबल नहीं है, सिर्फ इनके लिए एडमिसिबल है। समझ रहे हैं? जो कन्फेस कर रहा है खाली उसी के लिए सेक्शन 27 एडमिसिबल होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। दूसरी चीज यहां पे क्या है, सेकंड चीज ये है कि उस बंदे ने, पुलिस को पहले ही चाकू मिल गया, पुलिस को पता लगा मर्डर हुआ, वहां पुलिस गई, पुलिस को मिल गया, बाद में उस बंदे ने कन्फेस किया कि जी मैंने मारा था। ठीक है, तो तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन दैट, अगर कोई प्रॉपर्टी पहले रिसीव हो जाती है, पहले रिट्रीव कर ली पुलिस ने और बाद में बंदे ने कन्फेस किया, समझिए ध्यान से बात को, पहले पुलिस ने क्या किया, बरामद कर लिया हथियार को, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार, गन जो भी मिला पहले बरामद हो गया। बाद में जब वो थाने में आते हैं तो वहां पे वो बंदा कन्फेस करता है कि जी मैंने कुल्हाड़ी से मारा। बोला कुल्हाड़ी कहाँ है? बोला जी घर के पीछे। पुलिस वाला बोला यही है ना, मुझे वहां मिल गई थी, वही रखी थी। बोला हाँ जी वही रखी थी। अब ये बात मैजिस्ट्रेट के सामने आती है, अपने आप को मैजिस्ट्रेट की जगह बिठा के देखो, आंखें बंद करके एक बार सोचो कि मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मेरे पास पुलिस वाला आईओ आके कह रहा है कि जी ये कुल्हाड़ी हमें पहले मिल गई थी, बाद में इसने मेरे सामने कन्फेस किया। तो आपको क्या लगेगा कि पुलिस वाले ने गड़बड़ की है, पुड़िया पॉकेट में रख के गया और इसको क्या किया है ना, ऐसे फंसाया गया है। आप नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं वॉलंटरी नहीं दिख रहा है, फैब्रिकेशन यहां पे दिख रहा है, तो उस चीज को रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भूप सिंह 1997 का केस, इसको यहां पे नोट कर ले।
जो स्टेटमेंट है आपको बताई है, डिस्कवरी मस्ट बी मेड बाय द पुलिस एज अ रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एक्यूज्ड एंड नॉट बाय एनी अदर सोर्स। उनके खबरी ने बताया नहीं चलेगा, उस एक्यूज्ड ने ही बताया हो, उसकी इंफॉर्मेशन के बाद ही पुलिस वहां गई हो, तभी वहां पे वो चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर केस लॉ की मैं बात करूं, पूछा जा सकता है कभी भी, देखिए जब भी आप मेंस का आंसर लिखे ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं आज कि पहले आप एक पुराना केस लॉ लिखे और एक या दो नया केस लॉ लिखे। इससे क्या रहता है कि एग्जामिनर के माइंड में एक इमेज बनती है कि इंडिविजुअल ने पढ़ाई की है, पहले से भी चीजों को पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट केस है यहां पे पुलकुरी कोट्या वर्सेस एम्परर। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 27 का, पुलकुरी कोट्या वर्सेस एम्परर। एमसीक्यू में आता है तो इसको बिल्कुल याद कर ले। 1947 का प्रीवी काउंसिल का डिसीजन था, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे अपनी वाइफ के मर्डर का उस पर चार्ज लगा था। ठीक है, और उसने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दी थी कि मैंने अपनी पत्नी को चाकू से मारा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो कैरेक्टरलेस थी, और उसके बाद जो मैंने है मेरे घर के पीछे जो नाला था वहां पे चाकू मैंने फेंक दिया है। अब चलो मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर आप मेरे साथ आओगे तो आइए उसके साथ कहेंगे चलो दिखाओ। अब वहां गए तो वहां पे चाकू मिल गया, और वो भी इंडिपेंडेंट विटनेस की प्रेजेंस में। तो इस पोर्शन को यहां पे रिलीवेंट माना गया था। क्या है? रिलीवेंट माना गया था। पुल्लुकोरी कोट्या वर्सेस एम्परर 1947 प्रीवी काउंसिल। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा केस है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन 27 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक देखिए सेक्शन 25, 26, 27 को एक साथ पढ़ना चाहिए, 24, 28 को एक साथ पढ़ना चाहिए, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है कौन सा? सेक्शन 29। 29 कहता है कि भाई आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, रजनीश की और विकास की बहुत गहरी दोस्ती है। अब विकास रजनीश से कहता है कि यार देखो ऐसा है, किसी को बताना मत, दोस्ती है तुम्हें ना, दोस्ती की कसम, और ये कन्फेस कर देता है। ठीक है, अब कन्फेस करने तक बाद में रजनीश उस बात को डिस्क्लोज कर देता है, तो वहां पे वो क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को माइंड में सोचते हुए इस सेक्शन को पढ़िए, आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब कहता क्या है देखिए सेक्शन, कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट नॉट टू बिकम इरिलीवेंट, कि ऐसा कन्फेशन जो रिलीवेंट है वो इरिलीवेंट नहीं हो जाएगा। कि भाई कल को कोर्ट में वकील साहब क्या कहेंगे कि रजनीश ने तो गलत बता दिया जी, ये तो ऐसे नहीं जाना चाहिए था, गलत है, ऐसे नहीं जाना, रिलीवेंट नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे तो विकास ने रजनीश से प्रॉमिस लिया था, दोस्ती की कसम खाई थी सोने की तरह, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और रजनीश ने दोस्ती तोड़ दी, तो ये रिलीवेंट नहीं हो सकता। तो जज साहब क्या बोलेंगे? पगला गए होगा, बिल्कुल रिलीवेंट होगा। तो इस सेक्शन को समझते हैं अच्छे से, पहले सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। इफ सच ए कन्फेशन इज अदरवाइज रिलीवेंट, ये कह रहा है कि जो रिलीवेंट हो, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हम रिलीवेंट तो मानते हैं, भले ही उसकी एविडेंसरी वैल्यू जो है दैट नीड द लॉ ऑफ प्रूडेंस, यानी कि वहां पे आपको कॉर्पोरेशन की जरूरत होती है, कॉर्पोरेशन के बाद ही उसके ऊपर आपको फेथ करना है। इट्स डॉक्स नॉट बिकम, डॉक्स यार इट डज आएगा, गलत लिखा गया है, इट डज नॉट बिकम, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, इट डज नॉट बिकम इररिलेवेंट merely because it was made under a promise of secrecy or in consequences of deception practiced on the accused person for purpose of obtaining it, or when he was drunk और बिकॉज इट वॉज मेड। भैया व्हेन ही वॉज ड्रंक को तो बिल्कुल हाईलाइट कर ले, नया साल अभी था 31 को, पार्टी की गई लोगों ने, अब दारू पी के कोई बता दे कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ये अपराध किया है, उस कंडीशन में क्या वो रिलीवेंट होगा? बिल्कुल रिलीवेंट होगा। तो ज्यादा दारू पी के ज्यादा नहीं बोलना है, ऐसा ऐसे तो दारू पीना ही नहीं चाहिए, बिकॉज लिकर इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, अब तो उस कन्फेशन को हम क्या मान लेंगे? बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही
नीड नॉट हैव आंसर्ड, कोई ऐसा सवाल जिसका, मान लीजिए अब मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूं, उसने मुझसे पूछा क्या तुमने उसका मर्डर किया है, क्या मेरे ऊपर कोई प्रेशर है कि मैं उसका आंसर दूं, क्या मैं कहीं से बाउंड हूं, नहीं। आई नीड नॉट टू आंसर दैट क्वेश्चन बट स्टिल आई आंसर्ड, क्योंकि मैंने 2 पैग लगा रखे थे, मैं उसको बोला हाँ यार मैंने किया है, मार दिया उसको, तो यहां पे ये रिलेवेंट हो जाएगा। He was not warned that he was not bound to make such confession। मैं कोर्ट बोला जी मुझे तो किसी ने वार्निंग नहीं दी थी। वार्निंग कहां आती है, जब 164 के बयान होते हैं, 164 की स्टेटमेंट होती है, सीआरपीसी 164 की, वहां पे मैजिस्ट्रेट वार्निंग देता है कि सोच लेना भाई कन्फेशन से पहले ये तुम्हारे खिलाफ यूज किया जाएगा, और ऐसी एक स्टेटमेंट नीचे लिखता भी है और साइन भी करता है कि मैंने उसको बताया था। यहां तो मुझे किसी ने कहा नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसा यहां पे नहीं होगा। अब देखिए ये तो होगी इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज। अब 2 चीजें यहां पे आती हैं। सबसे पहला तो ये प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे हो, या फिर कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया हो एक्यूज पर्सन के लिए फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इट। डॉक्टर मलखानी का एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, मुंबई के डॉक्टर मलखानी साहब थे। डॉक्टर मलखानी की जो स्टेटमेंट थी वो पुलिस ने फ्रॉड से, यानी कि एक टेप रिकॉर्डर के थ्रू उनके टेलीफोन में एक रिकॉर्डर लगा दिया, जैसे पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली। कोर्ट में डॉक्टर मलखानी के वकील ने जाके क्या जिरह की कि ये तो एडमिसिबल हो ही नहीं सकता सर, ये रिलीवेंट है ही नहीं, बिकॉज इसे इलीगल तरीके से, जो कि जो टेलीकॉम एक्ट है उसके तहत आप किसी की प्राइवेसी ऐसे नहीं कर सकते, ये इलीगल है। द एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू अ इलीगल मैनर। तो वहां पे कोर्ट ने कहा कि चाहे किसी भी उससे लिया गया हो, लेकिन अगर वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से 27 के बीच में नहीं आता है, ठीक है, तो भैया उसे हम तो रिलीवेंट मान लेंगे। अगर वहां पे कोई क्या हो, दूसरा देखिए कंडीशन आप हाईलाइट करना शुरू कीजिए, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पहली चीज, अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस, कोई डिसेप्शन धोखा किया गया, जैसे डॉक्टर मलखानी का केस मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि वो दारू पी रखी थी, वॉज ड्रंक, ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर देना जरूरी नहीं था, 4 दोस्त बैठे थे बिना पिए ही बैठे थे, पूछ लिया जो जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी ने वार्न नहीं किया गया 164 की तरह, भाई यहां पे वो बात नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस इसे रिलीवेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको कोई भी डाउट, किसी तरह का कोई डाउट आपको सेक्शन 29 में, अगर जो जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी हो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस, डॉक्टर मलखानी केस जो मैंने आपको बताया, दारू पी रखी हो, ऐसे आंसर्स के क्वेश्चन आप दो जो आप बाउंड नहीं हो, तो उस केस में जो कन्फेशन है वो यहां पे रिलीवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अकम्प्लिस का, जहां पे सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लिख लीजिए, रीड विद सेक्शन 133, रीड विद सीआरपीसी सेक्शन 306, 307, 308 अप्रूवल, उन सबके साथ कंबाइंड है ये, ठीक है। अब सबसे पहली चीज देखिए, को एक्यूज्ड के द्वारा किया गया। अब एडमिशन में हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, आपको ध्यान हो जब हमने एडमिशन की बात की थी तो हमने कहा था कि जो भी को प्लेंटिफ होते, को डिफेंडेंट होते हैं, वहां पे जो एडमिशन है वो अगर एक दूसरे के खिलाफ एडमिशन करते हैं तो वो रिलीवेंट नहीं होगा, वो रिलीवेंट नहीं होगा। लेकिन को एक्यूज्ड उसका एक्सेप्शन है, क्रिमिनल में और सिविल में यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। When more persons than one are being tried jointly, जब ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो सेम ऑफेंस के लिए, तो कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ। अब ये चीज आप सब 306 पढ़ेंगे, अप्रूवर पढ़ेंगे, सरकारी गवाह आपने सुना है, जिसको कई बार कोर्ट्स में वायदा माफ गवाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर वो बिल्कुल एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है, यानी कि वो कह रहा है कि जी ए बी और सी को ज्वाइंट ट्रायल चल रहा था, ए ने कन्फेस किया कि जी हमने चोरी की वहां जाके, पर मैं कुछ नहीं किया, मैं तो दूर खड़ा था,
बी घर में घुसा, सी ने ताला तोड़ा, डी उठा लाया सामान, हुए चले गए, मैं खड़ा था वहां पे। ए के ऊपर कोई लाइबिलिटी बन रही है? कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है, जो उसे भी अफेक्ट कर। जहां पे वो कहता कि जी ए ने ताला तोड़ा था, मैंने अलमारी खोली थी, सी ने उठाया था, डी कार चला रहा था, यानी कि जहां पे खुद पर भी लाइबिलिटी ले। ठीक है, तो कोर्ट क्या है, उसे कंसीडर कर सकता है ऐसे कन्फेशन को अगेंस्ट दी अदर को एक्यूज्ड। अदर ये अप्रूवर में भी लागू होता है, ये अप्रूवर में भी लागू होता है। इसको बहुत डिटेल में समझेंगे हम 133 के साथ। इसके ऊपर पूरा एक अलग से 1 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, तो वहां पे इसको बहुत अच्छे डिटेल में समझेंगे। अब इसके आगे देखिए आ जाता है सेक्शन 31, हम पढ़ ही चुके हैं पहले भी। एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, बट में स्टॉपल क्रिएट करते हैं। वहां पे स्टॉपल क्या है? एक सब्सटेंटिव पार्ट है। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर 8 है, सेक्शन 115 टू 117 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें आपने समझ ली। अब आज के जो वीडियो में आपने समझ लिया इन सब चीजों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पे अभी नहीं जाते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। पहले हम आज समझने की कोशिश करेंगे एविडेंस एक्ट में रिट्रैक्टेड कन्फेशंस क्या होते हैं और उनकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है। आप में से किसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन की डेफिनेशन अच्छे से पता है? देखिए, रिट्रैक्टेड का मतलब है रिट्रैक्ट कर लेना, यानी कि पहले आपने कोई चीज कन्फेस की और बाद में आप अपनी बात से पलट गए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने किसी के सामने कुछ कन्फेस किया और बाद में उस बात से पलट गया, इसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहा जाता है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन की जो एविडेंसरी वैल्यू है ये हमेशा ही कम होती है। इट ऑलवेज नीड दी कॉर्पोरेशन। ठीक है, प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1963 का केस है, और यहां पे कहा था कि कोर्ट शैल नॉट बेस अ कन्विक्शन ऑन सच अ कन्फेशन विदाउट जनरल कॉर्पोरेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट एविडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंट एविडेंस को ऐसे नहीं दे सकता कि एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन को ही रिलेवेंट मान लिया जाए। तो वहां पे टोटल डिस्क्रिप्शन है जज साहब का, वो देखेगा कि रिट्रैक्ट क्यों हुआ है। ठीक है, तब जाके उसको यहां पे किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमारा कन्फेशन का कंप्लीट पार्ट खत्म हो गया है। एडमिशन 17 से लेके 31 तक इंक्लूडिंग कन्फेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करेंगे। वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको सही में लगता है कि इसका बेनिफिट किसी न किसी को मिलता है। सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, गुड नाइट, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। और हाँ, इसके बाद टेलीग्राम में जाके पोल पे जरूर आंसर दीजिएगा। मैं 3 या 4 टाइमिंग वहां पे लिख दूंगा, आपको जो भी टाइमिंग अच्छी लगती है आप बताइए, उस टाइम के हिसाब से हम टाइमिंग चेंज कर लेंगे। बट यार बार बार चेंज मत कराइए, पर्टिकुलर एक टाइमिंग चूज कर लीजिए, तब से हम सारी क्लासेस रखेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 7 इन द इवनिंग रखिए, क्योंकि दिन में मेरी दूसरी क्लासेस होती हैं। सी यू टुमारो, तब तक